तो आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और तफ्तीश की इस कड़ी में बात जी संगम के उस खुलासे की जिसने लाखों छात्रों के साथ हुए एक धोखे की पोल खोल दी है। यूपी पीसीएस का पर्चा परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही लीक हो गया और 5-5 लाख रुपए में पर्चा बिक रहा था। यही नहीं, व्हाट्सएप पर भी पीसीएस का पर्चा आ गया। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई और मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सचिव ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी परीक्षा रद्द नहीं हुई है। देश में परीक्षा के लिहाज से यूपीएससी को देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, लेकिन यूपी पीसीएस की परीक्षा से ठीक पहले पर्चा लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया है। सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा का पेपर बाजार में आने से छात्रों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, बाहर मिल रहे प्रश्न पत्र की कॉपी और परीक्षार्थियों को मिल रही कॉपी में कोई अंतर नहीं। जी संगम के खुलासे के बाद छात्रों में काफी गुस्सा है। डिमांड क्या करें, फिर से पेपर होना चाहिए और क्या, यही है और क्या जी, यही है, पेपर फिर से करवाया जाए अगर लीक हुआ है, क्योंकि मेहनत सभी ने की है। ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। अभी पेपर देकर हम निकले तो हमें पता चल रहा है कि पेपर आउट हो गया। करें 1 घंटे पहले ही एग्जाम के आउट हुआ है पेपर। अब मेरे हिसाब से राज्य और सेंट्रल का एग्जाम सारा यूपीएससी को ही देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में जी संगम की मुहिम रंग लाई। पेपर लीक होने की पुष्टि होते ही सरकार ने पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा शुरू होने से पहले इस पेपर को 5-5 लाख रुपए में बेचा गया। सुबह 9:30 बजे यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा शुरू हुई थी। सर बहुत प्रॉब्लम होगी सर, दिल्ली से आना सर 5-6 घंटे का सफर, ऊपर से परेशानी और ऊपर से सर पैसा भी सर 400-500 रुपए खर्च भी हुए, इससे काफी प्रॉब्लम आएगी। हम लोग यहाँ पर आए थे इसमें क्या कहते हैं एग्जाम देने के लिए यूपी पीएससी का। तो अभी पता चल रहा है कि जैसे लखनऊ में लीक हो चुका है पेपर, तो हो सकता है कि यहाँ का भी सब जगह लीक वो कर दें, रद्द कर दें। पता नहीं, अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या एक्शन लेती है। बट अगर कैंसिल होता है तो बहुत दिक्कत होगी। पेपर लीक होने की अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी होंगी। यही नहीं, प्री के पेपर की कॉपी कुछ देर में लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मुहैया कराई गई। वहीं पेपर लीक होने की खबरों के बीच यूपी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कि कुछ नंबर मिले थे कि इन नंबरों से कुछ गड़बड़ हो रही है। सुबह जब मिलान कराया गया तो ये पेपर व्हाट्सएप पे आ चुका था, इसलिए पेपर को निरस्त कराने की कार्रवाई सरकार कर रही है और हमारी एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इसके पीछे हैं संगठित गिरोह है उनके विरुद्ध, क्योंकि ये गिरोह की कार्रवाई है, हम गैंगस्टर एक्ट वगैरह सबकी कार्रवाई इन सब अपराधियों के विरुद्ध करेंगे। बहुत जल्दी जेल में है। वहीं इस मामले पर डीजीपी एके जैन का कहना है कि मामले की जांच को एसटीएफ को सौंप दिया गया है और इस साजिश के पीछे जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने वहीं पीसीएस से जहां परीक्षा चल रही थी वहीं से लिया है पेपर। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को ने लिया है और मिलान किया है तो वही निकला है। जाहिर सी बात है सर, जो अभ्यर्थी हैं उनके एक मनोबल पे असर पड़ता है। किसी तरह के कोई एजिटेशन ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं सबसे यही मेरी विनम्र निवेदन है कि परीक्षा शीघ्र ही दोबारा आयोजित होगी, उसकी प्रतीक्षा करें, कानून को अपने हाथ में न लें, तैयारी करें। पीसीएस का 100% पेपर लीक हुआ। एक सवाल जो कि पेपर में था वही लीक पेपर में भी था। आपको बता दें, पीसीएस एग्जाम के लिए यूपी के 20 जिलों में 600 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। इस प्रारंभिक परीक्षा में 4.45 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। जांच में जुटी एसटीएफ के सूत्रों की माने तो इस लीक के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। अब नजरें सरकार के फैसले पर है कि वो इस धांधली की जांच किसे सौंपती है। हालांकि परीक्षार्थी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद से दिनेश सिंह और लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। वहीं यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा लीक मामले में यूपी पीएससी के सचिव रिजवानुर रहमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीसीएस परीक्षा का पेपर लीक होने की बात से उन्होंने इनकार किया है और साथ ही ये कहा गया है इसमें कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है। तो दिनेश सिंह, जी मीडिया इलाहाबाद, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही कंट्राडिक्टरी है ये संशय पैदा कर रहा है, आखिर क्या जानकारी हासिल हो पा रही है?
बिल्कुल आशुतोष, ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है और सबसे बड़ी बात ये एक संशय पहुंच रहा है छात्रों के बीच में, जिन छात्रों ने इस परीक्षा को दिया। आज जो हमारी बात हुई है सीधे तौर पर सचिव से राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्वीकार किया है कि दोनों पाली की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं और 60% उपस्थिति भी परीक्षार्थियों की रही है और वो किसी भी तरीके से पेपर लीक का मामला स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और लिहाजा कोई भी परीक्षा आयोग की तरफ से निरस्त नहीं की जा रही है। ऐसा बयान देने के बाद एक कंट्राडिक्टरी स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि डीजीपी, यूपी के डीजीपी कुछ और बयान दे रहे हैं और यहाँ आयोग की तरफ से दूसरा बयान जा रहा है। तो निश्चित तौर पर छात्रों के बीच में या परीक्षार्थियों के बीच में जो एक संशय की स्थिति है वो बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति का भी फिलहाल आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है आयोग की तरफ से। हो सकता है कि कल कोई प्रेस वार्ता वगैरह आयोग की तरफ से बुलाई जाए और उसमें इन सारी चीजों को स्पष्ट किया जाए। निश्चित तौर पर दिनेश, ये संशय करने वाला ही मामला यहाँ पर लग रहा है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि पहले खबर आती है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है और अब खबर सामने निकल कर आती है सचिव जो है उन्होंने ये कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ए.के. जैन ने क्या कुछ कहा था इस बाबत। कुछ नंबर मिले थे कि इन नंबरों से कुछ गड़बड़ हो रही है। सुबह जब मिलान कराया गया तो ये पेपर व्हाट्सएप पे आ चुका था, इसलिए पेपर को निरस्त कराने की कार्रवाई सरकार कर रही है और हमारी एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके पीछे हैं संगठित गिरोह है उनके विरुद्ध, क्योंकि ये गिरोह की कार्रवाई है, हम गैंगस्टर एक्ट वगैरह सबकी कार्रवाई इन सब अपराधियों के विरुद्ध करेंगे। तो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में यूपी के डीजीपी और यूपी पीएससी के सचिव के बयानों में विरोधाभास नजर आता है। दोनों के बयानों को हमने आपको यहां पर बताया और दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्योंकि डीजीपी जैन ने जी संगम से खास बातचीत में पीसीएस का पेपर लीक होने की पुष्टि की है और डीजीपी ने गृह सचिव के साथ साथ मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी है। वहीं यूपी पीएससी के सचिव जो रिजवानुर रहमान हैं, कैमरे पर तो बयान देने से वो बच रहे हैं, लेकिन फोन पर उन्होंने पीसीएस परीक्षा का पेपर लीक होने की बात से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है। वहीं पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। डीजीपी और यूपी पीएससी के सचिव के बयानों में विरोधाभास ने लाखों परेशान अभ्यर्थियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, साथ ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अवनीश विद्यार्थी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले यही सूचना मिलती है कि यह परीक्षा रद्द कर दी जाती है और अब जैसा कि हम सचिव साहब के बयान को देखते हैं, उनके मुताबिक ये परीक्षा रद्द नहीं हुई है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर किसी वजह से है तो सरकार की चुप्पी की वजह से है। सरकार ने पिछले 12 घंटों में कोई बयान नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर के और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर कंफ्यूजन और बढ़ गया है। पहले डीजीपी जो यूपीएससीएफ के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच करा रहे थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें और जो वर्तमान परीक्षा चल रही थी उस परीक्षा में जो है जो प्रश्न पत्र आए थे उनमें समानता थी, लिहाजा पेपर लीक हुआ और उसकी जानकारी उनको पिछले 12 घंटे से थी। उन 12 घंटों में लगातार तहकीकात वो कर रहे थे, लेकिन परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जब पेपर आ गया तो उन्होंने उसकी जांच शुरू कर दी और उस पूरे मामले में ये तथ्य सामने आया कि पेपर लीक हुआ है। इसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन चीफ सेक्रेटरी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को भेजी और उसमें कहा कि इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई की जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। इन सारे मसलों के सरकार के पास जाने के बाद ही लगातार हम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के भी आज 2 कार्यक्रम थे, हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन कार्यक्रमों में इस संबंध में कोई बयान दे सकते हैं या सरकार की ओर से कोई प्रेस नोट रिलीज के रूप में जारी होगा, इस संबंध में कोई तथ्य सामने आएंगे। अवनीश, इसको हम क्या इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसमें टाइम लेने की कोशिश की जा रही है ताकि ये नफा नुकसान देख लिया जाए कि इसमें क्या कुछ सही रहेगा, वो फैसला निकलकर सामने आएगा और साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने का भी तो ये प्रयास नहीं है। ये दोनों ही बातें इस कंफ्यूजन की वजह से सामने आ रही है। एक तो ये भी कि इस पूरे मामले में सरकार टाइम पास करना चाहती है ताकि बाद में जब स्थितियां सामान्य हो तब वो कोई फैसला ले। वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो इसमें आरोपी थे, जो गिरोह काम कर रहे थे, उनको बचाने की भी कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ आयोग जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, कैमरे के सामने आयोग के न अध्यक्ष सामने आ रहे हैं, न सचिव सामने आ रहे हैं, कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्हीं की जिम्मेदारी है 4.5 लाख अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा करना। लेकिन किसी भी तरह का बयान न लिखित तौर पर न मौखिक तौर पर न आना, ये अपने आप में बताता है कि आयोग के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है। एक मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है, अब वो मैनेजमेंट कितना सफल होगा, कल दिन में हम फिर एक बार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे सरकार से क्या कुछ उसका पक्ष है इस पूरे मामले पर।
तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी सवालों के घेरे में हमेशा से रहा है और अध्यक्ष अनिल कुमार यादव पर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, कोर्ट द्वारा भी फटकार लगी है। उन पर भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्या ऐसी मजबूरी होती है कि कोई सुनवाई नहीं होती उनको लेकर। नहीं, देखिए सुनवाई भी कई बार हुई है, कई बार कई फैसले भी आए, लेकिन जब सरकार किसी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं अपना पक्ष अपना मन बना चुकी हो तो ऐसे में उसकी नियुक्ति भी होती है, वो दोबारा नियुक्ति भी पा जाता है, तमाम आरोपों के बावजूद भी उसको बचा लिया जाता है। अनिल यादव के भी प्रकरण में इसी तरह की चीजें सामने है। 2004 से 2010 तक जब वो सदस्य के तौर पर आयोग में नियुक्त थे तब भी उन्हें कोई काम नहीं लिया जाता था। तत्कालीन जो अध्यक्ष थे रामसेवक यादव या उसके बाद SR लाखा, किसी ने भी उनसे कभी काम नहीं लिया, किसी बोर्ड का उनको सदस्य तक नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद अध्यक्ष के तौर पर उसी आयोग में चले आए, उन पर 1.5 दर्जन ज्यादा आपराधिक मुकदमे आगरा और आसपास के इलाकों में दर्ज हैं। तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी वाले आदमी को अगर आप अध्यक्ष बनाते हैं किसी आयोग का तो सवाल तो वहां उठने लाजमी हो। जब से अध्यक्ष बने हैं तब से भी एक के बाद एक आरोप उनके ऊपर लगते गए और सरकार उनका बचाव कर दी गई है। निश्चित तौर पर अवनीश, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं लेकिन सवाल का जवाब अभी तक सही से मिल नहीं पाया है। इंतजार हम भी कर रहे हैं कि आखिर वो जवाब क्या होता है और कब निकल कर आता है, क्योंकि विरोधाभास यहां पर बरकरार है, संशय भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया अवनीश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो पीसीएस का पर्चा लीक होने के बाद से एक बार फिर यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उन पर कई संगीन मामले भी चल रहे हैं, कई बार कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है जैसा कि हमने कहा। बावजूद इसके इनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर की गई। ये गुस्सा और हंगामा उस अव्यवस्था के खिलाफ है जिसने लाखों छात्रों के साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया, साथ ही जहन में वो शक पैदा कर दिया जो शायद हर बार परीक्षा देते वक्त इनके दिमाग में रहेगा। सही बताया, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं, हम ही लोग। ऐसे सरकार चुने क्यों हैं? और उनको फांसी नहीं, हमको फांसी चढ़ाओ, ना चढ़ो तो हम चढ़े हैं। जो हम लोगों ने जितनी परेशानियां झेल के कोई कहां से आता है, कोई कहां से आता है, और ये लोग पेपर रद्द करा देते हैं। हम लोग अगली बार की डेट दे रहे हैं। ये लोग अगली बार की क्या गारंटी कि जो पेपर लीक नहीं होगा? किस चीज की गारंटी ले रहे हैं? क्या चीज कर रहे हैं ये? जी संगम पर यूपीपीसीएस की परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर दिखाए जाने के बाद अलग अलग शहरों से छात्रों के गुस्से की तस्वीरें सामने आई। साथ ही लोक सेवा आयोग के कामकाज के तरीके पर भी सवालिया निशान लग गए, जिसके बाद से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव सवालों में हैं। दुख तो बहुत है क्योंकि इतने दूर से आने के बाद यहाँ पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अगर इस तरह से मानसिक रूप से भी पीड़ा होती है, और इतनी दूर से चूंकि ट्रेन से और बस से हम लोगों को आना पड़ता है तो काफी परेशानी भी होती है आने जाने में। रात भर हम लोग जाग के पढ़े हैं। इतना दुख हो रहा है इस बात का सुन के कि पेपर लीक हो गया, हमारी तो पूरी मेहनत खराब हो गई। अनिल यादव के कार्यकाल में धांधली का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया। अनिल कुमार यादव के आयोग का पद संभालते ही उन पर कई संगीन आरोप लगे। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई। कोर्ट के आदेश पर अनिल यादव से जवाब भी मांगा गया। अनिल कुमार यादव पर खास जात के लोगों को भर्ती करने, आरक्षण के लिए अलग श्रेणी बनाने और सीसेट लागू करके मनमाने तौर पर भर्ती करने का आरोप लग चुका है। कोर्ट ने जब आरक्षण मामले में जवाब मांगा तो आयोग की नींद खोली और आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पिछले 2 साल में बने बोर्ड और विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों के नाम, उनके बायोडेटा की जानकारी पर सचिव से हलफनामा मांगा है। इसके अलावा आरओ और एआरओ की शुरुआती परीक्षा में 17 सवालों के उत्तर संशोधित करने से कितने लोग प्रभावित हुए, इस संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि आयोग प्रतियोगियों को OMR शीट की फोटोकॉपी उपलब्ध क्यों नहीं करवाता। कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलाए जाने का मौका दिए जाने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा कोर्ट को सहयोग न करने का औचित्य क्या है। कोर्ट ने सवाल किया कि विशेषज्ञों की टीम होने के बावजूद प्रश्नोत्तर में गलतियां क्यों हो रही हैं। ऐसे में आयोग पर कुछ सवाल उठने लाजमी हैं। आखिर कैसे यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा में चूक हुई? इस लापरवाही और बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन है? पेपर का लीक होना कहीं भर्ती घोटाले की नींव तो नहीं? सवाल कई हैं, इनके जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। लेकिन जिस तरह पीसीएस का पर्चा लीक हुआ, उससे ये तो साबित होता है कि यूपी में नकल माफियाओं की जड़ें काफी गहरी हैं। इलाहाबाद से दिनेश सिंह और लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया।
तो यूपी में प्रश्न पत्र लीक होने का यह कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी यूपी में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 22 जून 2014 को सीबीएमटी की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसकी भी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। इसके अलावा एसएससी का पर्चा लीक होने के तार भी यूपी से जुड़े हैं। मामला है 2 नवंबर 2014 का, जब वेस्ट यूपी और हरियाणा के गैंग ने व्हाट्सएप पर एसएससी परीक्षा का पर्चा लीक कर दिया था। इवनिंग नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से अभ्यर्थियों को पेपर शुरू होने से पहले ही उनके व्हाट्सएप पर भेज दिए गए थे। वहीं 30 नवंबर 2014 को रेलवे भर्ती के ग्रुप डी परीक्षा के आखिरी चरण से पहले पर्चा लीक हो गया था। परीक्षा शुरू होने के 55 मिनट पहले ही एक परीक्षार्थी को बिहार के नकल माफिया ने प्रश्न पत्रों के चारों सेट सॉल्व करा दिए। इलाहाबाद में परीक्षा के दौरान पकड़े गए एक परीक्षार्थी के पास अलग अलग सेटों की पर्चियां मिली, तो इसका खुलासा हुआ। तफ्तीश के इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते एयरफोर्स कर्मी की बात जो शादी का शौकीन है। यह मामला अलीगढ़ के थाना गोंडा का है। आरोप है कि एयरफोर्स कर्मी अनिल कुमार ने अब तक धोखा देकर 5 अलग अलग जगहों की लड़कियों से शादी की है। पहले वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर शादी करता है और कुछ वक्त बाद उन्हें छोड़कर रफ्त चक्कर हो जाता है। एयरफोर्स कर्मी ने अब तक खैर, अलीगढ़, इगलास और नैनीताल की लड़कियों को अपना शिकार वो बना चुका है। वो है शादी का शौकीन। एक के बाद एक 5 शादियां, पहले प्यार, फिर शादी और फिर फरेब। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम है अनिल कुमार, जो गुवाहाटी में एयरफोर्स में तैनात है, जिसने अपनी एयरफोर्स की नौकरी की आड़ में कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है। पहले ये लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उनसे शादी करता और कोई बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाता। ये पीड़ित महिला भी उस फरेबी अनिल कुमार की ही शिकार बनी है, जो अनिल की मीठी बातों में आकर परिवार को बिना बताए 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि जिसे वो जीवन का हमसफर बनाने जा रही है, वही शख्स इसे सबसे बड़ा धोखा देगा। मेरे साथ शादी हुई, फिर उसने मुझसे पहले कर रखी लव मैरिज। अच्छा, बिना बताए एक और शादी कर रखी थी पहले, फिर मेरी शादी हुई उसके साथ, मुझे बाद में मालूम पड़ा, फिर उसके बाद मुझे छोड़ दिया। अब एक और शादी करने को अब एक और शादी, क्या नाम है उसका? प्रियंका। 3 नवंबर 2014 को पीड़ित की शादी आरोपी अनिल कुमार से हुई थी और महज 4 महीने के बाद उसे छोड़कर वो फरार हो गया। मैंने एक एयरफोर्स में बालक देख के, नहीं एक अच्छा बालक है, सुंदर बालक है, काफी पैसे खर्च करके मैंने शादी करी अपनी बेटी की। वो लोग शाम को अलीगढ़ ले आई मेरी बेटी है। जैसे मुझे पता चला। कब शादी करी है? शादी करी है देवठान की 3 तारीख ही। आरोपी अनिल कुमार पर 5 शादी करने का आरोप। अनिल कुमार ने एयरफोर्स की नौकरी का रुतबा दिखाकर कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। अब तक अनिल नैनीताल, मथुरा और अलीगढ़ की लड़कियों को अपने शिकार बना चुका है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने आरोपी अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पार्टी उसकी सर्विस है, ड्यूटी करे। जब आगे बाद में कहा है, वाल कहा है, हम तो पहले जो कर रहा है शादी तो गई, हमारी नहीं दूसरी कर रही, हमें मालूम नहीं पड़ी, बाद में मालूम पड़ी। वहाँ के बाद हमें ये लड़की पढ़ते के मामले पड़े क्लास वहाँ से शादी करो तो मैंने जाके रोक दी, वो मालूम पड़ गई। वहाँ के बाद अब तीसरी शादी दोबारा करी, शायद काम पड़ते तो एक बात शाह हो, माँ में जाके रोक लगाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अनिल कुमार की तलाश तेज कर दी है। उनके विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिख लिया गया और जहां पर वो मिलिट्री में है वहां पर भी इतला दी जाएगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। फिलहाल देश का गौरव समझे जाने वाले एक आर्मी मैन के इस फरेब का खुलासा हो चुका है। मुमकिन है आरोपी किसी और को भी अपना निशाना बना सकता है, लेकिन देर सवेर अब वो सलाखों के पीछे होगा। जहां कानून उसे सजा तो देगी ही, सेना से भी उसका पत्ता साफ हो सकता है। योगेंद्र सिंह, जी मीडिया, अलीगढ़।
और अगली खबर देहरादून से। देहरादून के एक अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसे देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन एक मां ने अपने ही बेटे को ग्लूकोज के इंजेक्शन में जहर मिलाकर दे दिया और उसकी इस साजिश में उसका साथ दिया लड़के की जीजा और फूफा ने। संपत्ति का लालच एक ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम देगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई मां अपने ही जिगर के टुकड़े को जहर देकर मौत की नींद सुला सकती है, वो भी शादी से पहले? आप कहेंगे नहीं, लेकिन देहरादून में सामने आई सीसीटीवी की ये फुटेज ऐसी ही है जो आपके यकीन को हवा में उड़ा देगी। हालांकि तस्वीरें साफ नहीं हैं, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर जिस शख्स को लेटे हुए देख रहे हैं उसका नाम है रोहित। खबरों के मुताबिक 1-2 दिन पहले रोहित की तबीयत अचानक खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी तबीयत ठीक भी होने लगी थी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ही उसकी मां ने उसके जीजा और फूफा के साथ मिलकर उसे जहर देकर मार डाला। इस मुकदमे में पहले जो पंजीकृत किया गया अपराध, उसके बाद जब इसमें जो पीड़ित था उसकी मृत्यु के पश्चात संबंधित धाराओं की इसमें वृद्धि की गई है और जो भी इसमें अपराध बनता है उसके हिसाब से 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है और उनके खिलाफ जो है 302, 201 आदि संबंधित धाराओं में जो है वृद्धि की गई है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें जारी है। पुलिस के मुताबिक रोहित के रिश्तेदारों ने उसके ग्लूकोज में इंजेक्शन से जहर मिला दिया। जहर देने से पहले इन तीनों में से एक ने पहले लाइट बंद कर दी, फिर दूसरे ने जहर मिलाया। मौका वारदात से जहर की शीशी भी बरामद की गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित की मां और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक रोहित की हत्या के पीछे की वजह संपत्ति का विवाद है। रोहित की मां और उसके रिश्तेदारों को डर था कि अगर वो ठीक हो गया तो उसे भी हिस्सा देना होगा। इसी डर के चलते उसकी हत्या कर दी गई। सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून।